सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फायरबेस और कैमरा एंड गैलरी। लास्ट क्लासेस में कुछ इश्यूज हमने फेस किए थे फायरबेस कनेक्टिंग से रिलेटेड, और जो हमारा कैमरा गैलरी था उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे थे। इश्यूज नहीं मीन्स कि वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ टाइम ले रहा था, इमेज गैलरी और कैमरा। इसके अलावा फायरबेस जो है वो हमारा चल नहीं रहा था। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। आज स्टार्टिंग में हम फायरबेस को देखेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, एंड देन उसके बाद इमेज कैमरा और गैलरी को देखेंगे। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फायरबेस का, इंस्टॉलेशन सेटअप देखा था कि किस तरह से इंस्टॉलेशन सेटअप हो सकता है फायरबेस का। ऑथेंटिकेशन के हमने कुछ मेथड्स देखे थे बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था। एंड फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के कुछ फंक्शंस और मेथड्स देखे थे, लेकिन उनको भी प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था। तो इन चीज़ों को आज हम लेके चलेंगे। अच्छा, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप में हमारे पास चीज़ें सिंपल है। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, इंस्टॉलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव एट रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप, ये हमें मॉड्यूल इंस्टॉल करना ही होता है जब भी हमें कोई फायरबेस का पैकेज यूज़ करना है या फायरबेस यूज़ करनी है। मेन पैकेज हमारा फायरबेस स्लैश ऐप होता है। इसके अलावा जो भी सर्विस है वो हमें यूज़ करनी होती है, उसको हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होता है। अगर हम इंस्टॉल नहीं करते तो ऑब्वियसली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हम देख लेते हैं कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हमारे पास कुछ प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं जिसमें ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके अलावा हमारे पास गूगल होता है, फेसबुक, ट्विटर, फ़ोन नंबर से भी ऑथेंटिकेशन हो सकती है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन सर्विस होती है, एंड इसके अलावा अदर सर्विसेज भी होती हैं जिसमें अनोनिमस आप साइन इन भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और रेडी किया हुआ है, चल रहा है। लास्ट टाइम कुछ इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को पहले ही सेटअप कर लिया है ताकि कुछ इश्यूज हमारे पास ड्यूरिंग द क्लास ना आए। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ हो फायरबेस का। फायरबेस का प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। पहले हम ऑथेंटिकेशन को देख रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें अपनी ऑथेंटिकेशन की सर्विस को इनेबल करना होगा और जो प्रोवाइडर है उस सर्विस को वहाँ पे जाके इनेबल करना होगा ताकि हम उस प्रोवाइडर को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। इसके लिए मैंने ईमेल एंड पासवर्ड को इनेबल किया है। ईमेल एंड पासवर्ड को इनेबल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो, यूज़र की ईमेल वेरीफाई हो आपके प्रोजेक्ट में, तो इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसेबल रहने देते हैं। हमारे पास एक प्रोवाइडर इनेबल हो गया यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड का। और अब हम यहाँ पर जाते हैं रिएक्ट नेटिव फायरबेस में। रिएक्ट नेटिव फायरबेस में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का यूजेज है। लास्ट क्लास में हमने देखा था तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज लेके चलेंगे इसको। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीन को सेटअप किया हुआ है। साइन अप की स्क्रीन है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर साइन अप की स्क्रीन को अपने ऐप डॉट जेएस पे रेंडर करवा लेता हूँ। एज यूजल ये ऐप डॉट जेएस नहीं, ऐप डॉट टीएसएक्स है, इसको मैं ऐप डॉट जेएस कर देता हूँ। जल्दी से इसका कंपोनेंट एक बना लेते हैं ताकि हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो सके। कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है और कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रेंडर भी कर लिया है।
रेंडर करने के बाद यहाँ पर अभी लॉगिन सर्विस लगी हुई है, लॉगिन सर्विस को हटाकर साइन अप हैंडल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। साइन अप सर्विस पे हमारे पास सिंपल ऑथ है, ऑथ या जो कि हमारे पास ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है, फायरबेस स्लैश ऑथ से। एंड इसका मेथड है, हमारे पास हमें मेथड मिलता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, असल पे साइन इन है तो हमें इसको करना है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और ईमेल और पासवर्ड सेम रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डॉट देन में कंसोल चल जाएगा, इसी तरह डॉट कैच में भी कंसोल चल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे हमें उसकी सर्विस मिल जाएगी कि जो भी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी साइन आउट की हमें नीड नहीं है, सो कमेंट कर लेते हैं। कंसोल खोल लेते हैं यहाँ पर। साइन अप कर लेते हैं। साइन अप का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो पहला हमारा कंसोल चला साइन अप। एंड यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया, यूजर अकाउंट क्रिएटेड एंड साइन इन। मैसेज कुछ भी दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पर चल कर देख लेते हैं हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं। यूजर्स में देखते हैं। यूजर्स में आके देखा, जो यूजर हमने पास किया था वो यहाँ पर बन चुका है, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसकी यूजर आईडी यहाँ पे आपके पास है, अवेलेबल है। और ये जो यूजर आईडी होती है, यूजर डॉट सॉरी यूजर यू आई डी, डेट मीन्स ये एक यूजर की यूनिक आईडी होती है, जो कि जब भी आपका यूजर एक बनता है, जनरेट होता है, आपकी न्यू यूजर आईडी जो है वो यहाँ पे बन जाती है ऑटोमेटिकली। और ये यूनिक होती है। यूनिक इस वजह से होती है कि आपको जब अगर कोई मैच करवाना है यूजर को, या कि इस आईडी या कि कोई डेटा सेव करवाना है, तो वो आपका डेटा एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट सेव होता है, जो कि आइडेंटिफाइड होता है उसी यूजर के लिए जिस यूजर का डेटा आप सेव करवा रहे हैं, और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आप अपने डेटाबेस वगैरह में सेव करवा रहे हैं तो। इसके अलावा अगर हम ऐसे ही सेम अकाउंट से दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास अकाउंट को क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर हमें हमें एरर देगा। एरर इसने हमें इस तरह से दिया कि ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज। डेट मीन्स ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी यूज है। इस इसी सेम ईमेल पे आप दोबारा साइन इन नहीं कर सकते, क्योंकि जो कि ईमेल है वो आपका यूनिक होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं, डेट मीन्स कि हम इस पे फिर साइन अप कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़र वन कर दिया। यूज़र वन करने के बाद मैं इस पे साइन अप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसने साइन अप का मैसेज दे दिया। डेट मीन्स कि हम अभी इस पे साइन अप कर चुके हैं अपने दूसरे ईमेल पे। दोबारा से करता हूँ तो ये यूनिक ईमेल की डिमांड करेगा कि आपका ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस पे। रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा यूज़र आ गया है। डेट मीन्स कि हमने अभी लॉगिन किया था, तो ये एक और यूज़र क्रिएट हो गया है। इसका एक और मेथड हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्रिएट यूज़र वाला देख लिया है। इसको चेंज करके हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड कर लेते हैं। मैसेज सेम आ रहा है। डेट मीन्स कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो गया है। सेम मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल यहाँ पे लगाया हुआ, यूज़र अकाउंट इज क्रिएटेड एंड साइन इन। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ यूज़र साइन इन, तो ये मैसेज मेरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पे डॉट लाइन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है यूज़र का। पासवर्ड थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया कि आपका पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है, या क्रेडेंशियल्स इनवैलिड है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट साइन इन नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ और मेथड्स हैं। साइन अप साइन आउट का ही मैसेज हम देख लेते हैं कि साइन आउट हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही साइन आउट हुआ, यहाँ पे कंसोल चल गया यूजर साइन आउट। रेड मीन हमारा यूजर साइन आउट हो चुका है।
और ये मैसेज भी आपको मिलेगा ऑथ से, ऑथ डॉट साइन आउट से। तो ये आपको मेथड इसके मिल रहे होते हैं। पहला मेथड जो है वो आपका ऑथ है। ऑथ से रिलेटेड जितने मेथड्स हैं आपके, वो डॉट के बाद आपको मिल रहे होते हैं। डॉट लगा के आप जो मेथड्स हैं वो इसके यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं इस तरह से कि हम यहाँ पे फील्ड्स को फिल कर रहे होंगे, और फील्ड को फिल करने के बाद हम इस फील्ड से रिलेटेड डेटा से साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट बना देता हूँ। यूज स्टेट में यूज़र डेटा, और इसको अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसका एक इवेंट होता है हमारे पास, टेक्स्ट इनपुट का ऑन चेंज टेक्स्ट। तो ऑन चेंज टेक्स्ट को हम पास कर देते हैं यहाँ पर इसके अंदर कॉल बैक और सेट यूज़र डेटा। अच्छा, कॉल बैक पे हमारे पास हमें फर्स्ट पैरामीटर में, यानी कि कॉल बैक पे हमें यहाँ पर इसका इवेंट मिल रहा होगा। इवेंट में हमें वो वैल्यू मिल रही होती है जो कि इनपुट की करंट वैल्यू है, वो हम गेट कर लेंगे यहाँ पे ई से। ई से गेट करने के बाद सबसे पहले तो हम स्प्रेड करेंगे अपने यूज़र डेटा को। और यूज़र डेटा के बाद यहाँ पर हम पास कर देंगे उसकी वैल्यू कि किस वैल्यू के अगेंस्ट जाके डेटा सेव हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट नेम है, तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर ईमेल है एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जैसे ही हम इनपुट्स में डेटा स्टोर करेंगे, देन हमारा डेटा जो है वो हमें हमारी स्टेट में मिल रहा होगा, और उसी के अगेंस्ट हम साइन इन करेंगे अपना। पहले हम कंसोल चेक कर लेते हैं हमारे पास कंसोल में डेटा मिल रहा है कि नहीं। अभी मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, नेम, लास्ट नेम, मेल, ईमेल @email.com, और पासवर्ड 123456 7। तो मुझे सारी वैल्यूज मिल रही हैं। अभी मेरे लिए यहाँ पे वैल्यू कौन सी काम की है मैं वो ऐड कर लूँगा। यहाँ पर हमें जो वैल्यूज गेट करनी है वो ईमेल एंड पासवर्ड है। तो ईमेल एंड पासवर्ड को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हम पास करते हैं यूज़र डेटा डॉट ईमेल, एंड यहाँ पर यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड। दोबारा से वैल्यूज को इंपुट करते हैं। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की हमें नीड नहीं है क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड को ही गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mail@mail.com, एंड पासवर्ड यहाँ पे 12345।
साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है ये वाली के नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने मेथड गलत पास किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट ईमेल पे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड होगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, दोबारा साइन इन करते हैं। सो यहाँ पर एरर हमारे पास जो आ रहा है वो एरर आ रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर हम 6 भी पास कर देते हैं ताकि हमारे 6 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाए। साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है, यूजर अकाउंट क्रिएटेड एंड साइंड इन। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के लिए अलग अलग मेथड बना लेते हैं दो स्क्रीन पे। इससे पहले हम यहाँ पर जाकर देख लेते हैं वहाँ पर डेटाबेस में डेटा सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ईमेल मैंने पास किया था वो ईमेल यहाँ पर सेव हो गया, एंड पासवर्ड भी स्टोर हो गया, और यूज़र आईडी भी हमें मिल गई है, यूनिक आईडी। इसके बाद यहाँ पर हम एक लॉगिन की स्क्रीन बना लेते हैं, लॉगिन डॉट जे एस। जल्दी से मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पर। सेम इनपुट्स को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम कॉपी कर लेते हैं डेटा, नाम हम चेंज कर लेंगे क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स सेम है। जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ। लॉगिन हैंडल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लॉगिन पे। एंड लॉगिन के लिए हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की नीड नहीं है, जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड की फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी। तो ईमेल एंड पासवर्ड को रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। लॉगिन हैंडल मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर जो मेथड हमें पास करना होगा वो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड है, क्योंकि हम साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड के मेथड को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कंसोल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और जो एरर है वो एरर थ्रो हो जाएगा, यहाँ पर एरर डॉट मैसेज कर देंगे। एरर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कंसोल हो रहा है, तो बाकी इनपुट्स को और इफ की कंडीशंस को हम हटा देते हैं। ऐप डॉट जेएस में आते हैं। ऐप डॉट जेएस में आने के बाद हमारे पास साइन अप का मेथड अभी इनेबल है, इसको लॉग इन कर लेते हैं। आप लोग अपने पास स्क्रीन टू स्क्रीन नेविगेट करके भी जा सकते हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के, जैसे हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको देख रहे हैं। तो इसलिए स्क्रीन्स को कमेंट करके मैं दूसरी स्क्रीन्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेम ईमेल पासवर्ड पास करते हैं यहाँ पे, email@mail.com। आप लोग को याद होगा कि हमने पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 रखा था। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ रहा है। अब एक और मेथड भी है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं यूजर लॉगिन है कि नहीं। वो होता है हमारे पास ऑथ से आता है, ऑथ
डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। इस पे हमें कॉल बैक मिलता है रेस, और इसको देख लेते हैं रेस पर हमें क्या मिल रहा है। रेस मैंने यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम नल आ रहा है। ईमेल, ईमेल आ रहा है वही जो ईमेल से हमने लॉगिन किया है। वेरीफाइड आ रहा है कि वेरीफाइड हुआ है ईमेल के नहीं, ये फॉल्स आ रहा है। और ये कुछ और इसकी मेथड्स और फंक्शंस और कुछ हमें चीज़ें मिल रही हैं ऑब्जेक्ट में कि इज अनोनिमस का मतलब ये है कि हम एज अनोनिमसली साइन इन किया हमने, ऐसा नहीं है। हमने साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड यूज़ किया था। इसके बाद हमें यू आई डी मिल रही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम, और अगर एप्लीकेशन में ऑलरेडी साइन इन है तो हम यूज़र को बार बार साइन इन ना करवा रहे हो। जब भी यूज़र हमारी एप्लीकेशन पे आ रहा है, अगर उसने पहले एक दफ़ा साइन इन कर लिया है तो यहाँ पे हम इस मेथड से उसको चेक कर लेंगे कि अगर यूज़र ऑलरेडी साइन इन है तो हम उसको डायरेक्ट नेविगेट करवा के अपनी ऑथेंटिकेटेड स्क्रीन्स पर ले जाएंगे, जो हमारी स्क्रीन्स ऑथराइज स्क्रीन है। मतलब अगर यूज़र लॉगिन है तो लॉगिन स्क्रीन पे वो वापस ना आए कि वो लॉगिन कर सके दोबारा, उसको दोबारा लॉगिन करना हो। ऑल राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर कि डेटा यूज़र का कैसे सेव हो सकता है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में। तो इसके लिए हमें एक और स्क्रीन बनानी होगी। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि साइन इन करते हुए, जो हम साइन अप कर रहे हैं, साइन अप करते हुए बाकी जो डिटेल्स हैं यूज़र की विद यूज़र की यूआईडी, उसको हम सेव करवा दें डेटाबेस में। सो इससे पहले बेहतर होगा कि हम डेटाबेस को समझ लें कि डेटाबेस वर्क कैसे करता है। एक मैं रैंडम एक स्क्रीन बना देता हूँ यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस के लिए, और डेटाबेस नाम से। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन बना ली है और पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इस वाली स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर लॉगिन की जगह पे। अभी हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। रैंडम डेटा पास कर देते हैं, जैसे कि टेस्ट डेटाबेस स्क्रीन। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि रीलोड नहीं हुआ है तो मैन्युअली रीलोड कर लेते हैं। व्यू इंपोर्ट नहीं हुआ, व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड टेक्स्ट भी इंपोर्ट नहीं हुआ, टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें हमें इंपोर्ट करना होता है, अदरवाइज एरर्स आते हैं। अच्छा, इसके लिए बेहतर होगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे ही चल जाएं क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड्स को आपको याद रखना है कि वो किस तरह से यूज़ होगा, कैसे यूज़ होता है। और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए अवेलेबल होती हैं कि आप उसको फॉलो करके जिस टाइम पे आप यूज़ करें उसको फॉलो करके आप अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम अपडेट हो रही होती है, और अगर आप कोई फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि इस तरह से यूज़ होती है, हो सकता है कि वो उस टाइम पे चेंज हो गई हो, तो बेहतर है कि हम उसको डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर लें
ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन को हम कॉन्फ़िगर कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन में हम लग देते हैं यहाँ पे सबमिट हैंडल। सबमिट हैंडल के इनसाइड ये फंक्शन मैंने पास कर दिया है। फंक्शन क्या करेगा, एक रेफ पे जाएगा, रेफ पे जाने के बाद वो 1 to 3 पे जाएगा, 1 to 3 के इनसाइड इस डेटा को सेट कर देगा। यानी कि ये सर्विस जो हमारे पास हमें मिल रही है, ये सर्विस हमें मिल रही है डेटाबेस डॉट रैप। रैप मतलब ये रेफरेंस बना रहा है, रेफरेंस बनाने के बाद ये डेटा को वहां पे उस रेफरेंस में सेट कर रहा है। सेट करने के बाद हमें ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि आपका डेटा सेट हो गया। सो इसके लिए मुझे एक बटन भी बनाना होगा। मैं यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। इसके लिए बेहतर है कि मैं यहीं से इसको इंपोर्ट कर लूँ चीज़ों को। सिर्फ मुझे साइन अप का बटन चाहिए, बाकियों की नीड नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ। सबमिट हैंडल पास कर देते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो इवेंट है वो रेलिवेंट इसके लिए है। एंड देन सबमिट डेटा, टेक्स्ट पास कर दिया मैंने। कंसोल देख लेते हैं, कंसोल में ही हमें पता चलेगा कि डेटा हमारा सेव हो रहा है कि नहीं। एक चीज हमने मिस कर दी है, यहाँ पर डेटाबेस हमने इनेबल नहीं किया है। डेटाबेस सर्विस को हमने इनेबल नहीं किया है, ऑब्वियसली हम फिर इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें इसको इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्वियसली क्रिएट डेटाबेस करना है। क्रिएट डेटाबेस करने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है कि आपको लॉग मोड पे जाना है या फिर स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो हम टेस्ट मोड कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर और क्लिक करते हैं, चेक करते हैं हमारा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर डेटा जो है हमारा डेटा राइट हो रहा है हमारे डेटाबेस में। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, और ये इतना रियल टाइम होता है कि आपका अगर एक यूजर की जानिब से डेटा भेजा जा रहा है तो दूसरे यूजर को इमिडिएटली रियल टाइम पे उसको डेटा मिल जाता है। तो मेथड मैंने कौन सा यूज किया था, मेथड सेट वाला मेथड यूज किया है। अगर आप डायरेक्ट सेट करवाते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। मैं पुश के बगैर सेट करवाता हूँ। पुश के बगैर होता ये है, यहाँ पर एक यूनिक की के अलावा डेटा को सेव कर रहा होता है। यहाँ पर जो अभी डेटा सेव हो रहा है वो यूनिक की के अगेंस्ट सेव हो रहा है। बट अगर अभी मैं सेव करवाऊंगा तो वो डायरेक्ट डेटा जाके सेव हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जो पिछला डेटा है वो उसको ओवर कर देता है। अब जैसे कि मैं एक वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 34, तो सेम डेटा जाके उसको 34 कर देगा। यानी कि हमारी जो भी डेटाबेस में वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, भले हमारा एक एरे रखा हुआ ऑब्जेक्ट रखा हो। क्योंकि हमारे अभी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, उसको उसने ओवरराइड करके यहाँ पे जस्ट एज 34 को उसने सेव कर दिया। तो पुश की क्या करती है, अगर हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया है, रेफरेंस में हमने बनाया है डेटाबेस डॉट रैप स्लैश यूजर्स।
यूजर्स के बाद एक जो यहाँ पर पुश होगा, एक की जनरेट होगी। ये एक रेफरेंस बन गया यूनिक की का। ये रेफरेंस हमने यहाँ पे पास करके इसके बाद डॉट सेट किया। रेफरेंस बनने के बाद, रेफरेंस मीन्स कि एक यूनिक की का रेफरेंस बन गया है डेटाबेस में। उसके बाद जाके डेटा सेव होगा। इसको सेव कर लेता हूँ, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर एक यूनिक की जनरेट हुई, यूनिक की जनरेट होने के बाद यहाँ पर जाकर डेटा सेव हो गया। इसी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर यूजर का साइन अप करते हुए डेटा को सेव करवा सकते हैं। तो वो हम अभी करवा लेते हैं। जैसे कि हमारा ये साइन अप का फॉर्म है। साइन अप के फॉर्म में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें डॉट देन में क्या मिल रहा है। हमें रिस्पॉन्स मिलना होता है। उस रिस्पॉन्स को हम देख लेते हैं, रिस्पॉन्स हमें की वगैरह कैसे मिल रही है, ताकि हम उसको हैंडल कर पाए। मेल टू @mail.com। पासवर्ड हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। डेटा हमारा सेव हो गया। एंड रेस्ट पे हमें कुछ चीजें मिल रही है। रेस्ट में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर हम रेस्ट डॉट यू आई डी करें तो हमें एक यू आई डी मिल रही होती है। उसमें हम जाकर डेटा को सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यू आई डी को सेव करवा देते हैं। कॉन्स्ट यू आई डी इक्वल टू रेस्ट डॉट यू आई डी। तो हमें यू आई डी मिल गई। एंड यू आई डी के बाद यहाँ पे डेटाबेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो डेटाबेस हमारा था, रेफरेंस। एंड आई होप यू आर फेमिलियर विद कॉनकैटिनेशन। तो हम यहाँ पे कॉनकैटिनेशन यूज करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस बनाना होगा। रेफरेंस रेफरेंस को बनाने के लिए यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज कर लेते हैं, बैकटिक्स स्लैश। और हमें यहाँ पे यूनिक की नहीं चाहिए, हम अपनी की को जनरेट करेंगे। जो हमारी की है उसके अगेंस्ट डेटा को सेव करवा रहे होंगे। यहाँ पे यू आई डी पास कर ली। यू आई डी पास करने के बाद हमारा एक रेफरेंस बन गया। अब इस रेफरेंस के अगेंस्ट हम डेटा सेव करवा रहे हैं। डेटा को हम किस तरह सेव करवाएंगे? डेटा हमारा सेम रहेगा, स्प्रेड करके यूजर डेटा। और इसके अगेंस्ट हम यूजर आईडी भी सेव करवा देंगे, ताकि हमें इनसाइड भी यूजर की आईडी मिल रही हो। और ये डेटा हमारा इस तरह से सेव हो जाएगा। तो होगा क्या कि पहले हमारा ये ऑथेंटिकेशन सर्विस चलेगी, उसके बाद डेटा जाके सेव हो जाएगा। डेटा सेव होने के बाद डॉट देन चलेगा, डॉट देन में हमारा डेटा सेव हो जाएगा। अगर कैच चलता है तो ऑब्वियसली हमारा डेटा सेव नहीं होगा, हमारे पास एक एरर थ्रो हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है अभी। डेटाबेस एम्प्टी कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें इसकी अभी नीड नहीं है। मैं नेम पास कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, इसी तरह से लास्ट नेम। मेल हमें चेंज करना होगा ऑब्वियसली। और पासवर्ड सेम रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। साइन अप, पहला साइन अप चला। एंड देन उसके बाद डेटा भी हमारा सेव हो गया। अनडिफाइन आ रहा है, इसका कोई इशू हो सकता है। पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास यूजर आईडी हमें किस तरह से मिल रही थी। आई थिंक हमने यूजर आईडी को सही गेट नहीं किया है।
रेस डॉट यूजर में हमें मिल रही होगी यूजर आईडी, तो हमें डॉट भी लगाना होगा यहाँ पर। रेस डॉट यूजर डॉट यू आई। मैं दोबारा सेव नहीं करूँगा, मैं चेंज करके सेव करूँगा। डेटा अपडेट हो गया। अब डेटा जो है वो हमारा यूजर की आईडी के अगेंस्ट सेव हुआ है। इसको डिलीट कर देते हैं। एक और साइन अप करते हैं यहाँ पर। एक और डेटा हमारा आके यहाँ पे सेव हो गया है। और ईमेल बनाते हैं, mail.com। नाम लिख देते हैं हसन। नंबर। मेल और पासवर्ड सेम रहने देते हैं, डेटा सेव करवाते हैं यहाँ पर। तो ये डेटा हमें मिल गया। इसके नेम, ईमेल और पासवर्ड जितनी फील्ड से आप सेव करवा सकते हैं यहाँ पे, ये आप पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट स्क्रीन हम बनाते हैं होम की स्क्रीन, जहाँ पे ऑलरेडी हमने डेटाबेस बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पर हम डेटा को गेट कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट हम इसलिए यूज करेंगे कि यूजर जैसे ही होम पर आए, होम पर आने के बाद वो चेक करे कि अगर यूजर ऑलरेडी साइन इन है, तो उसका डेटा हमें हम ला के यहाँ पर दे दें। तो यहाँ पर हम यूज स्टेट बना लेते हैं, यही वाली इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसको नल रखते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर डेटाबेस डॉट रैप हमें पास करना होगा। ऑब्वियसली इसका मेथड है डॉट रैप। हमें इसमें रेफरेंस पास करना होगा गेट करने के लिए। तो गेट का भी मेथड हम देख सकते हैं यहाँ पर कि गेट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये कॉपी कर लेते हैं, हमें इसमें रेफरेंस मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा ऑन ऑथ स्टेट चेंज को। ऑथ को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमें मेथड मिल जाएगा ऑन ऑथ स्टेट चेंज। इसके कॉल बैक पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स में बल्कि इसको रेलिवेंट करने के लिए हम इसको यूजर कर लेते हैं। और यहाँ पर कंसोल करवा लेते हैं कि हमें डेटा किस फॉर्म में मिल रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर सकें। ऑब्वियसली मैंने इस स्क्रीन को रेंडर नहीं किया है, ऐप में मैं रेंडर कर लेता हूँ। यूज इफेक्ट, आई होप ये इंपोर्ट हो मेरे पास। यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं है, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड देन जैसे ही हम स्क्रीन पर आए तो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया, क्योंकि यूजर ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल गया। इसको चेक करने के लिए हमें करना ये होगा कि हम पहले चेक कर लें यूजर। इफ यूजर है, अगर वो यूजर होता है मीन्स के नल नहीं है, तो हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। सेम डेटा हम यहाँ पर सेट करवा देंगे यूजर के डेटा में। अगर हमें यूजर टोटली मिल रहा है तो हम इसको सेट करवा लेते हैं। अदरवाइज हमें सिर्फ यू आई डी मिलनी चाहिए। डॉट यू आई डी कर लेते हैं।
अगर हमें यूआईडी इसकी मिल रही है। ऑल राइट। सो इसके अंदर हमें करना ही होगा कि हम यूआईडी को गेट कर लें, यूजर आईडी इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें यूजर आईडी मिल रही होगी तो हम रेफरेंस इजीली पास कर सकते हैं अपने डेटाबेस से डेटा को गेट करने की, क्योंकि ऑथेंटिकेशन में ये सब चीज़ें सेव नहीं होती। जैसे हमारा ईमेल एंड पासवर्ड, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो रहा होता है। हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जैसे कि यूज़र का डेटा उससे रिलेटेड सेव हुआ हुआ है साइन अप के टाइम पे, तो हमें वो गेट करना होगा। वो हम ऑब्वियसली डेटाबेस से गेट कर लेंगे, ऑथेंटिकेशन सर्विस से हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। सो ऑब्वियसली हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए। स्लैश यूज़र आईडी पास करनी है ताकि हमें उसकी यूज़र का डेटा मिल रहा हो। और स्नैपशॉट में हमें, स्नैपशॉट डॉट वेल में हमें वो वैल्यू मिल रही हो। चेक कर लेते हैं हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। सो जैसे ही इसने चेक किया यूजर ऑथ अगर है, तो यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट वेल में हमें डेटा मिल गया। तो डेटा हमें किस तरह से मिला? ईमेल, जो यूजर का ईमेल है, पासवर्ड, और ये सब चीजें जो हमने सेव करवाई थी वो मिल गई। बट फॉर द सेफ साइड हम करते इस तरह से, हम पासवर्ड सेव नहीं करवाते, बट जस्ट यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने पासवर्ड को भी सेव करवा दिया। लेकिन डेटाबेस में पासवर्ड को हम नहीं सेव करवाते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम पासवर्ड को यहाँ पे रिमूव करके सेव करवा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कंसोल चल रहा है, हम कंसोल की जगह हम यहाँ पर डेटा को सेव करवा लेते हैं। डेटा इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट वेल, तो इसमें हमें डेटा मिल रहा है और इसको सेट करवा देते हैं अपने स्टेट में। तो डेटा हमारा राइट हो गया। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम डेटा को कंडीशन की बेस पे रेंडर करवा लें। यहाँ पे हमने व्यू बनाया, व्यू बनाने के बाद कुछ टेक्स्ट फील्ड्स बनाए। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड्स बनाने के बाद यहाँ पर हम पास कर देते हैं यूजर डेटा डॉट फर्स्ट नेम। मेक श्योर आपको जिस फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है उसी फॉर्मेट में आप रेंडर करवाएं, अदरवाइज ऑब्वियसली आपका डेटा रेंडर नहीं हो पाएगा और आपके पास एरर्स आ सकते हैं। लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास डेटा है तो ये शो हो, अदरवाइज वो शो ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास नल होगा, नल ऑब्जेक्ट हमारे पास फिर हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो फिर एरर थ्रो करेगा। तो हमें पहले चेक करना है यूजर डेटा। यूजर डेटा अगर है तो हमारे पास ये कॉम्पोनेंट रेंडर हो, एल्स एक हम एक्टिविटी इंडिकेटर दे देते हैं जो कि चल रहा होगा। ये एक्टिविटी इंडिकेटर एक तरह की लोडिंग होती है जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी लोडिंग के टाइम पे। और यहाँ पर हमारा डेटा रेंडर हो गया। फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल ईमेल आ रहा है, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड आ रहा है। आई थिंक मैंने पासवर्ड सही नहीं लिखा है, इसलिए मेरा पासवर्ड रेंडर नहीं हुआ।
और पासवर्ड भी रेंडर हो गया यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट करने के बाद इसको चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट का एक बटन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडल। ऑब्वियसली हमें ऑथ चाहिए होगा लॉग आउट के लिए, डॉट लॉग आउट साइन आउट, सॉरी। इस पे हमें पे कॉल बैक मिलेगा। के लिए बटन बना देंगे लॉग आउट का। लॉग आउट का यहाँ पे बटन बना दिया। और इसमें लॉग आउट का फंक्शन हम पास कर देते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली यूआई तो अच्छी नहीं लग रही, जैसे हम अभी फंक्शनैलिटी को देख रहे हैं। तो बटन हमने यहाँ पे बना लिया है, मैं लॉग आउट करता हूँ। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि कैन नॉट रीड यूआईडी। तो यहाँ पर आई थिंक हमने यूआईडी वगैरह पास करी हुई है। इसको रीड आउट कर लेते हैं ऐप को कि अब हमारे पास डेटा किस तरह से आ रहा है। ऑब्वियसली डेटा नहीं आएगा, हमारे पास नल आएगा क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोडर चल रहा है। लोडर चलने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी यूजर लॉगिन नहीं है और डेटा हमारे पास नहीं आ रहा। एक बार फिर लोड कर लेता हूँ, रीलोड। और यहाँ पर हम कंसोल कर देते हैं यूजर को, ताकि हमें पता चले यूजर या तो नल है या फिर यूजर का डेटा हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमें नल मिल रहा है, डेट मीन्स कि यूजर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, यूजर लॉग आउट कर चुका है। इसी के साथ साथ मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं, और यूजर का जो भी डेटा हम सेव करवा रहे हैं डेटाबेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टू डू ऐप बना रहे हैं। तो जितने भी उस यूजर के लॉग्ड इन यूजर के टू डूज हैं, वो उस यूजर आईडी के अगेंस्ट सेव हो रहे होंगे, जो यूजर आईडी उसकी ऑथेंटिकेशन पे बन रही है। क्योंकि वो यूनिक आईडी है, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजर को कि वो कौन सा यूजर है जो करंटली लॉग्ड इन है, और उसका डेटा आपको दिखाना है। अदरवाइज आप उस अगर यूजर आईडी या यूनिक आईडी के अलावा कोई डेटा सेव करवाते हैं, वो आइडेंटिफाइड नहीं होगा आपके लिए कि किस तरह से उसको यूजर को उसी यूजर का डेटा आपको दिखाना है। डेटा बेसिस में कुछ रेफरेंसेस वगैरह चल रहे होते हैं, एज अ रेफरेंस वही हम इसमें भी पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके इनसाइड भी एक पास किया हुआ है यूजर आईडी, और जो रेफरेंस है हमारा वो भी एक यूनिक आईडी है जिसके अगेंस्ट हमने डेटा को सेव करवाया हुआ है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें यूजर को कि कौन सा यूजर करंटली लॉग्ड इन है। दोबारा से साइन अप पर आते हैं या लॉगिन पर आते हैं, लॉगिन पे आने के बाद लॉगिन कर लेते हैं।
हमने कुछ क्रेडेंशियल्स बनाए थे। एक क्रेडेंशियल्स था हमारे क्रेडेंशियल में से एक है हमारे पास mail@mail.com। अगर ये चल जाते हैं तो चेक कर लेते हैं। और कंसोल भी अपने पास खोल लेते हैं ताकि हमारे पास एरर भी आ रहा हो। 1 2 3 4 5 6। रेस्ट में नल आ रहा है, डेट मीन्स कि हमारा ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो 002। ईमेल को हम लोग ऑथेंटिकेशन से ही देख लेते हैं कि ईमेल कौन सी है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। और लेट्स सो हमने डेटा ही पास नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे मेथड को इनेबल करना है, तो मेथड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो हमारे पास डेटा आ गया, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं, और जाने के बाद हमारे पास उसी से रिलेटेड डेटा आना चाहिए जो हमने डेटा गेट किया है। मे बी हमने इस यूजर का डेटा सेव नहीं किया था। अ, कुछ और देख लेते हैं, कोई और यूजर हो हमारे पास। 1 2 3 4 5 6। लॉगिन हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका डेटा हमने सेव करवाया था, डेटा हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर डेटा हमने सेव करवाया था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल एंड पासवर्ड था। और वो हमारे पास डेटा यहाँ पे रेंडर हो गया है। इसी के साथ साथ कुछ मेथड्स को हम देख लेते हैं कि मेथड्स हमारे पास और क्या होते हैं। इसके अलावा अपडेट का मेथड होता है। अपडेट का मेथड आपका इस तरह से वर्क करता है कि आपका जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस आपने सही पास करना है। उस रेफरेंस में जाके जो भी आपकी वैल्यू होगी, या हो सकता है कि आपकी वैल्यू इस तरह से हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल गलती से कोई गलत रेफरेंस पास कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। एक और बटन में बना देता हूँ, टेस्ट हैंडल के नाम से। और इस पे पास कर देंगे हम सबमिट हैंडल को, या टेस्ट हैंडल को। इसका ऑब्वियसली मुझे फंक्शन बनाना होगा ताकि वो उसके इनसाइड एक्सेसिबल हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो एरर थ्रो करेगा। इसको टेस्ट हैंडल कर लेता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई हैं। अब हमने काफी सारा डेटा सेव करवा लिया है। अब डेटा सेव करवाने के बाद होता क्या है, अगर हमने कोई गलती से गलत रेफरेंस पास किया है, तो उस रेफरेंस रेफरेंस पे जाके वो डेटा ओवरराइट कर दिया जो डेटा आपने पास किया है, बट आपका पुराना डेटा जो है वो वहाँ पे सारा रिमूव हो सकता है।
अब फॉर एग्जाम्पल स्लैश यूजर्स है। अब स्लैश यूजर्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं रियल टाइम डेटाबेस पे और यहाँ पे जाके देखते हैं कि यूजर्स में तो हमारे पास इनसाइड काफी सारे यूजर्स का डेटा सेव हुआ हुआ है। अब क्या होगा, अगर तो मैंने यहाँ पे डेटा पास किया हुआ है इस तरह से 1 2 3, तो जस्ट 1 2 3 पे जाके इसको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर मैंने जस्ट यहाँ पर यूजर्स पास किया हुआ है, वो यूजर्स में जाके इसको अपडेट कर देगा, बाकी सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। तो रेफरेंस गलत पास करने की वजह से होता क्या है कि आपका जो पुराना डेटा है वो सारा रिमूव हो जाता है और जो नया डेटा है वो वहाँ पे आके सेव हो जाता है। तो अगर सेट पे आपने सेट करते हुए आपने कोई डेटा का रेफरेंस गलत पास किया है, तो यहाँ पर आपका डेटा जो है वो रिमूव हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको रेफरेंसेस सही पास करना है, अदरवाइज जितना डेटा होगा और आपने उसका अगर बैकअप नहीं बनाया हुआ, तो वो डेटा आपका सारा रिमूव हो जाता है। बैकअप बनाने का एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है एक्सपोर्ट जेसन का। एक्सपोर्ट जेसन करते हैं तो आपका सारा डेटा सेव हो जाता है वहाँ पे, आप आपके लोकल सिस्टम पे, जिसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं दोबारा, तो आपके पास दोबारा डेटा आ जाता है। इसके अलावा मजीद ऑप्शन है जैसे कि अपडेट का है। अब हम इसी रेफरेंस में जाके अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे 36 करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट होने के बाद 36 हो गया है। इसी तरह से जो भी डेटा आपको अपडेट करना है उसका करेक्ट रेफरेंस आपको पास करना है। एंड इसी तरह से जिस जो आपको डेटा सेट करना है उसका भी रेफरेंस आपको पास करना है। सेट जो है वो आपका नहीं देखता कि आपने रेफरेंस जो पास किया हुआ उसके अगेंस्ट कितना डेटा है, और जो आपने डेटा नया पास किया हो उसको जाके वहाँ पे अपडेट कर देता है। इसी तरह से आपका मेथड होता है रिमूव का होता है। अगर रिमूव आप यूज नहीं कर रहे और आप नल यूज कर रहे हैं सेट पे, तो आपका डेटा वहां से भी रिमूव हो जाता है। रिमूव को भी चेक कर लेते हैं एक मरतबा, ये रिमूव किस तरह से वर्क कर रहा है। क्योंकि एसिंक्रोनस बनाया हुआ है इसको, तो मैं अवेट हटा देता हूँ। स्लैश यूजर्स, और यूजर्स पे से डेटा रिमूव हो जाएगा। और अगर इसको सिर्फ स्लैश करते हैं तो स्लैश में से भी हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अब हमारा डेटाबेस बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। इसके अलावा मजीद चीजें देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ हमारे काम की हैं। अदरवाइज मेथड्स काफी सारे अवेलेबल हैं, आप इसको टाइम टू टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं एज पर योर नीड। और जो भी आपको मेथड यूज करने हैं, जैसे कि डेटा गेट करना है, डेटा गेट करने के लिए भी हमने देखा कि काफी सारे मेथड्स हैं। जैसे कि हम एरे को गेट करें, टोटल एरे को, तो हम ऑन के मेथड से यूज कर सकते हैं जिसमें चाइल्ड एडेड है। इसके अलावा वैल्यू वैल्यू भी आप पास करते हैं जिसमें आपको एक साथ सारा डेटा आपका मिल जाता है ऑन वैल्यू में। और ऑन चाइल्ड एडेड में आपको स्नैपशॉट मिल रहे होते हैं, वन बाय वन आपकी नोट जो है वो आपको मिल रही होती है, आप उसको एरे में अपने पुश करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम कवर कर चुके हैं अपने ऑथेंटिकेशन को एंड रियल टाइम डेटाबेस में, जिसमें हमने कर्ड ऑपरेशन को देखा कि कर्ड ऑपरेशन हमारा किस तरह से होता है।
क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट हम किस तरह से करते हैं डेटाबेस में? क्रिएट हम पुश के जरिए कर सकते हैं, एंड सेट के जरिए। पुश के जरिए हमें जो हमारा जब भी डेटा क्रिएट होता है वो हमारा न्यू की के अगेंस्ट पुश हो रहा होता है। एंड जब भी हम सेट कर रहे होते हैं, सेट हमारा उसी रेफरेंस में सेट होता है जाके, जो रेफरेंस हमने पास किया है। रीड हम किस तरह से करते हैं? रीड के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें ऑन का मेथड है, इसके पैरामीटर में आप ऑन चाइल्ड एडिट पास कर सकते हैं, या वैल्यू पास करते हैं जिस पे आपको डेटा मिल रहा होता है। और वंस में भी आपको एक आपका वन टाइम पे डेटा मिल रहा होता है डेटा डेटाबेस से। इसके अलावा अपडेट है। अपडेट के लिए हम अपडेट का मेथड यूज करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं, उसमें डेटा हमारा अपडेट हो जाता है। इसके अलावा सेट अगर हम पास करते हैं तो उसी रेफरेंस में जाकर सेट हो जाता है। वो भी हमारा अपडेट तब कहलाता है जब हमारी कोई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हमारा वहाँ पे डेटा जाके अपडेट हो जाता है। डिलीट का मेथड है हमारे पास, कि डिलीट हमारा किस तरह से वर्क करता है। तो डिलीट के लिए हम या तो रिमूव यूज करते हैं, या सेट में हम नल पास कर देते हैं तो हमारा डेटा रिमूव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कैमरा गैलरी इंटीग्रेशन। कैमरा गैलरी इंटीग्रेशन हमने लास्ट टाइम मेथड्स वगैरह इसके देखे थे, और इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप वगैरह देखा था, बट इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, हम इमेज पिकर यूज कर रहे थे, रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर, गैलरी को एक्सेस करने के लिए और कैमरे को एक्सेस करने के लिए। तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक मेरे पास बना हुआ है कंपोनेंट। आई होप कोई एरर ना आए मेरे पास। देख लेते हैं एरर क्या है। एक मरतबा रीलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स बने हुए हैं। एक कंपोनेंट हमारा ओपन कैमरा के लिए, एंड दूसरा हमारा कंपोनेंट है ओपन गैलरी के लिए। तो चेक कर लेते हैं। ओपन कैमरा मैंने क्लिक किया तो हमारा कैमरा यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है और फर्स्ट टाइम पे कोई इंटीग्रेशन करिए, तो वो परमिशन आप पे मांग सकता है ओपन कैमरा के लिए। तो आप परमिशन देंगे यहाँ पर, एंड कैप्चर करने के लिए इमेज को कैप्चर करते हैं। क्योंकि मैंने एमुलेटर खोला हुआ है तो एक रैंडम हमारे पास व्यू आ रहा है कैमरा का। यहाँ पे मैं इसको यस करता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में ऑब्जेक्ट आ गया एसिड्स का। अच्छा, एसिड्स को हम डायरेक्ट गेट कर लेते हैं, रिजल्ट डॉट एसिड्स। और हमें एक एरे मिलता है, तो फर्स्ट इंडेक्स हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए जीरो इंडेक्स। दोबारा से इमेज को कैप्चर करता है। इमेज कैप्चर करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा आया है। ये डेटा इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 64 को इंक्लूड किया हुआ है। तो फिलहाल इसको एक्सक्लूड कर देते हैं।
ताकि हमारे पास डेटा कुछ अच्छे फॉर्म में आए। तो दोबारा मैं कैमरा को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बेसिक चेक और भी आया था, क्लियर नहीं था हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर। यस। एंड देन यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया। डेटा में सबसे पहले नेम आया कि रैंडम नेम यहाँ पर जनरेट हो गया है इसका, RN रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर और समथिंग डॉट जेपेग। इसके बाद फाइल का साइज आपको मिल रहा होता है, इस ऑब्जेक्ट में हाइट विड्थ मिल रही होती है, एंड फाइल का जो पाथ है वो मिल रहा होता है आपको। इसके बाद एक URI है जो कि मिल रहा है, URI। इसके थ्रू हम रेंडर करवा सकते हैं अपनी इमेज को फ्रंट पे। तो वो रेंडर करवा के भी देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारी इमेज रेंडर किस तरह से हो रही है। यहाँ पर इमेज का टैग बना लेते हैं। और इसको फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पर हम अपना URI जो है वो सेट करवा रहे होंगे। जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद इसका URI हम सेट करवा देंगे यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम अपनी गैलरी को एक्सेस कर रहे हैं तो URI सेट करवा देते हैं। यूज स्टेट हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। और इसके अलावा हमने इमेज पास किया है, इमेज के टैग के अंदर सोर्स पास करना होगा, सोर्स के इनसाइड URI, और URI के इनसाइड हमें ये इमेज पास करनी होगी। रीसाइड मोड हम कंटेंट दे देते हैं। और इसमें साइज भी पास करना होगा, विद और हाइट। विद पास कर देते हैं 150, एंड हाइट भी 150, ताकि इमेज हमारे पास स्क्वायर में विजिबल हो। और अभी यहाँ पर इमेज को कैप्चर करते हैं और देखते हैं हमारे पास इमेज आ रही है फ्रंट पे के नहीं। तो यहाँ पे जो इमेज हमने कैप्चर करी थी वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल है। इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं, गैलरी को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फोटोज वगैरह अवेलेबल है, या मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ।
गैलरी को ओपन किया, गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट किया, एंड देन जो इमेज हमने सिलेक्ट करी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसका यूआरएल वगैरह भी हमें मिल जाता है, जिसको अगर हम लोग अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास रेंडर हुआ हुआ है डायरेक्ट रिजल्ट, तो रिजल्ट के इनसाइड हमें एरे मिलता है, एरे के इनसाइड फर्स्ट इंडेक्स पे हमें उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है इमेज का। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट करी है तो आपको एरे मिलेगा, और आप हर एरे के इंडेक्स पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा आपके इमेज यूआरएल का। इसको हमने यूज किस तरह से किया, इसके लिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ही चले जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इसको यूज करने के लिए सिंपल हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें जिसमें हमारे पास लॉन्च कैमरा है। लॉन्च कैमरा मतलब कि हम कैमरा, इससे कैमरा हमारा लॉन्च हो जाता है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जो कि ऑप्शंस आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पर पास कर सकते हैं, और रिजल्ट भी आपको उस हिसाब से मिल रहा होगा। जैसे कि हमने अभी इंक्लूड बेस 64 किया था, तो हमें बेस 64 मिल रहा था। कुछ जगहों पे ऐसा होता है, एपीआईज में ऐसा होता है कि आपको बेस 64 जो है वो पास करना होता है अपने इमेज को अपलोड करने के लिए। और कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको जस्ट इमेज पास करनी है, तो इमेज का यूआरएल पास करके आपका काम जो है चल जाता है। तो एज पर द नीड इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शंस को यूज करना है। इसके अलावा इस सेकंड ऑप्शन जो आपके पास होता है वो लाउंज इमेज लाइब्रेरी है। लाउंज इमेज लाइब्रेरी में भी सेम एज इट इज वर्क करता है। जिस तरह से आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन एज पर द नीड आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट आपको वही मिलता है जिस तरह से आपको इमेज गैलरी में या इमेज कैप्चर करते हुए मिल रहा होता है कैमरा के थ्रू। इसी तरह से अगर आपकी इमेज कैप्चर नहीं होती, देन वो आपका कैच पे आपको मिल रहा होता है कि आपकी इमेज कैप्चर नहीं हुई। तो इसके लिए आपको चेक करना होता है, अगर आपका रिजल्ट, आपको रिजल्ट में रिजल्ट मिल रहा है, नल नहीं मिल रहा, डेट मीन्स कि आपकी इमेज कैप्चर हो गई है। अगर आपको नल मिल रहा है, डेट मीन्स कैमरा से इमेज कैप्चर नहीं करी है, बैक आ गया वापस। तो इसी तरह से एक और फीचर हम देख लेते हैं फायरबेस का, जो कि हमारे पास स्टोरेज है, कि इमेज को कैप्चर करके हम फायरबेस स्टोरेज में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। वो भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि हम ऑलरेडी इमेज कैप्चर को देख चुके हैं और गैलरी को देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें स्टोरेज डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में हम देख लेते हैं इसका यूजेज क्या है, क्लाउड यूजेज। इसके लिए आपको फायरबेस स्टोरेज को यूज़ करना होता है। मैं देख लेता हूँ मेरे पास फायरबेस स्टोरेज इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जो भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करके इंस्टॉल करें, ताकि वो पैकेज हमारे लिए एक्सेसिबल हो अपने प्रोजेक्ट। फायरबेस स्टोरेज को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मीन वाइल हम देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कैप्चर कर रहे हैं इमेज को, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टोरेज को। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को वापस से। और मीनवाइल इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं किस तरह से यूज़ होगा। रेफरेंस यहाँ पे पास कर लिया, ब्लैक टी शर्ट SM.png। और इसके बाद
जहाँ से हम अपलोड कर रहे होंगे वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे एक और बटन हम बना लेते हैं अपलोड इमेज का। यूआरआई में ऑलरेडी मिल रहा है, तो यूआरआई को चेक करते हुए वहीं पे से हम लोग अपलोड कर देंगे। अपलोड हैंडल, रेफरेंस को यहाँ पर ले आते हैं, और पाथ में ऑब्वियसली हमारा यूआरआई आ रहा होगा। सेव कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है। इमेज को कैप्चर कर लेते हैं एंड देन अपलोड करके देखते हैं हमारे पास इमेज जो है वो अपलोड हो रही है कि नहीं। इमेज कैप्चर कर लिए और यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन है, हमारी स्टोरेज डेटाबेस, एंड अपलोड करके देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। फाइलबेस स्टोरेज में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हमें मिल रहे होते हैं यूसेज के लिए, जिसमें स्टोरेज और रैक ये सब लाइक सिमिलर है डेटाबेस से, कि डेटाबेस में भी हमें डेटाबेस और देन उसके बाद उसका रेफरेंस पास करना होता है कि कहाँ पे हमें डेटा को स्टोर करवाना है। इसी तरह से रेफरेंस यहाँ पे पास किया हुआ है कि रेफरेंस बनाने के लिए रेफरेंस पास किया हुआ है कि हमें ब्लैक टी शर्ट SMPNG में यहाँ पर डेटा को सेव करवाना है, तो ये रेफरेंस बना लिया है। रेफरेंस अगर आप बनाना चाहे बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल पाथ में, फाइल पाथ की जगह आपको पुट फाइल में आपको अपना यूआरआई पास करना होता है जिसमें आपकी फाइल होती है, और वो फाइल वहां से अपलोड हो रही होती है। तो प्रोजेक्ट हमारा रन कर गया है। मैं इमेज को कैप्चर कर लेता हूँ। आई होप अब यहाँ पर इश्यूज नहीं आएंगे और हम स्मूथली इसको लेकर चलेंगे अपने पास। यूआरआई हमें मिल गया है, अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। मैसेज हमने यहाँ पे रेस्ट शो करवाया था, रेस्ट में हमारे पास डेटा आ रहा है जिसमें हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे काम की चीज क्या है, जो इसका यूआरएल है। यूआरएल को हम लोग देख रहे थे, यूआरएल हमें कहाँ पे मिल रहा है इसका डाउनलोडेबल यूआरएल, या हमें इसको अलग से गेट करना होगा।
सो इसी रैक पे हम यहाँ पर डाउनलोडेबल यूआरएल को गेट कर लेते हैं। तो मैंने सेम यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया है। और इसी तरह से रेस हम गेट कर लेते हैं इसको। मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आई थिंक दूसरी इमेज दोबारा अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर हमें अभी रिस्पॉन्स में यूआरएल मिल रहा है। इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करता हूँ ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर हमें इमेज मिलनी चाहिए, जो हमारी इमेज है यूआरएल में। तो ये वो इमेज है जो हमने यहाँ पे अपलोड करी थी अपने मोबाइल से। और ये अभी हमारे पास एक्सेसिबल है, और पब्लिक यूआरएल इसका जनरेट हो जाता है, तो इससे एक्सेस कर सकते हैं। सो आज हमने कुछ चीज़ों को देखा, यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को। हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड पासवर्ड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, क्योंकि लास्ट टाइम हम नहीं देख सके थे उसको। इसके अलावा हमने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में कर्ट ऑपरेशन को देखा, कि कर्ट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है रियल टाइम डेटाबेस में। और इसके बाद हमने कैमरा और इमेज गैलरी को देखा, कि वो किस तरह से इंटीग्रेट हो सकती है हमारे रिएक्ट नाटिव के प्रोजेक्ट में। एंड देन इसी को यूज करते हुए हमने फायरबेस स्टोरेज को भी देख लिया, कि फायरबेस स्टोरेज किस तरह से वर्क करती है हमारे प्रोजेक्ट्स में। और हम इमेजेस को कैप्चर करके या गैलरी से इमेजेस को गेट करके किस तरह से अब अपलोड कर सकते हैं अपने फायरबेस की स्टोरेज में। इसी तरह से आप मजीद भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फायरबेस में मजीद काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास एनालिटिक्स है। इसके अलावा और मजीद चीज़ें हैं जिसको आप टाइम टू टाइम अपनी नीड के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। तो यहीं तक हम रखते हैं अपने सेशन को, और सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप इस सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो वाइंड अप करते हैं हम सेशन को।